नमस्कार, ID24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए मुझसे पहले जान लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत हो गई है। ट्रक ले जा रही बोट पर अमेरिका का हवाई अटैक हुआ है। कांगो में खदान ढहने से 80 लोगों की मौत हो गई है। सोना 2080 रुपए तक सस्ता हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। ट्रिब्यूनल ने उन्हें अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थी। वे पिछले 15 महीने से भारत में ही रह रही हैं। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। इस फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर 5 आरोप हैं। आरोप नंबर 1, आरोपियों पर हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप है। चार्जशीट में कहा गया है कि हसीना ने पुलिस और आवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। आरोप नंबर 2, हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आरोप नंबर 3, 16 जुलाई को बेगम रोकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया है कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में भी शामिल रहे। आरोप नंबर 4, 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। ये भी कहा गया कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद और साजिश की वजह से हुई। आरोप नंबर 5, इस आरोप में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और 1 को घायल करने की बात है। आरोप है कि उन 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई थी और 1 प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी उन्हें माना है। 15 महीने से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। पूर्व बांग्लादेशी आईजीपी ने कोर्ट से माफ़ी भी मांगी है। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि मेरी मां भारत में सुरक्षित हैं। तो वहीं हसीना का स्टेटमेंट आया है, वो कह रही हैं कि मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। राजधानी ढाका की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ढाका से, जहां पर शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर कई तरह के आरोप लगे हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा मुकर्रर हुई है। पूर्व बांग्लादेशी आईजीपी ने कोर्ट से माफी भी मांगी है। तो वहीं हसीना का कहना है कि मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। राजधानी ढाका की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहरा दिया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थीं और वे पिछले 15 महीने से भारत में ही रह रही हैं। हसीना के फैसले को लेकर के देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की भी घोषणा कर दी है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का भी आदेश दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई और इस फैसले के बाद हिंसा के और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर 5 गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपियों पर हत्या की कोशिश, यातना देने का भी आरोप है। चार्जशीट में कहा गया है कि हसीना ने पुलिस और आवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे। हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। साथ ही 16 जुलाई को बेगम रोकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में भी शामिल रहे। अगला आरोप यह है कि 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई।
और ये भी कहा गया था कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद और साजिश की वजह से हुई है। तो वही एक और आरोप है जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात कही गई है। आरोप है कि उन 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गईं और एक प्रदर्शनकारी को तो जिंदा जला दिया गया। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सऊदी अरब में सोमवार देर रात को एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जाते वक्त इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक ये जो हादसा है, 9 नवंबर को 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। वे 23 नवंबर को वापस आने वाले थे। इनमें से 4 लोग रविवार को कार से अलग से मदीना गए थे, तो वहीं 4 लोग मक्का में ही रुक गए थे। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। यह हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समयानुसार रात को लगभग 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वो रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में मदद करें। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन का संपर्क विवरण 800-244-0003 है। घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया है ताकि परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकें। परिवारजन इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जिनमें 799-795-9754 और 9912919545 शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी बस दुर्घटना पर दुख जताया। एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि रियाद में वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब में हुए हादसे पर भी दुख जताया है। जयशंकर ने कहा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। याद से हमारा दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमरा यात्रियों की बस दुर्घटना पर दुख जताया। न्यूज एजेंसी एएनआई से फोन पर बातचीत में ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ साझा की है। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन यानी DCM अबू मैथन जॉर्ज से भी बात की। जॉर्ज ने उन्हें बताया कि स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही अपडेट किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से, खास करके विदेश मंत्री जयशंकर से अपील करता हूं कि वे शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी चिकित्सा मुहैया कराई जाए। मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत हो गई है। उमरा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकरा करके जल गई, जिसमें सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा। हैदराबाद के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी का कहना है कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है। तो विदेश मंत्री बोले हैं कि दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। अजदुद्दीन ओवैसी ने शवों को भारत लाने की अपील की है। इजराइल में एक महिला ने अपने पार्टनर की मौत के 1.5 साल बाद उसके बच्चे को जन्म दिया है। इसके लिए उसने पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल यानी PSR टेक्निक की मदद ली है। 35 साल की डॉक्टर हदास लेवी ने 11 जून 2025 को एक बेटे को जन्म दिया। उनके पार्टनर और बच्चे के पिता कैप्टन नेथनेल सिल्बर की 18 दिसंबर 2023 को गाजा में मौत हो गई थी। लेवी ने बताया कि जब उन्हें अपने मंगेतर की मौत की खबर मिली तो उनका पहला ख्याल ये था कि ये सच नहीं हो सकता और दूसरा था कि मैं उसका बच्चा चाहती हूँ। लेवी का कहना है कि अब मैं सुबह उठकर खुशी महसूस कर सकती हूँ। ये बच्चा दुश्मन को जवाब है। मैंने अपने परिवार की शाखा को टूटने नहीं दिया। PSR में मौत के बाद पुरुष के शरीर से स्पर्म निकाले जाते हैं। यह तकनीक
खास तौर से तब इस्तेमाल होती है जब मृत व्यक्ति की पत्नी या पार्टनर भविष्य में बच्चा चाहती हो, लेकिन मृतक के जीवन काल में स्पर्म बैंक में जमा नहीं किया गया था। ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है और IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ इस्तेमाल की जाती है। लेवी और सिलबर्ग शादीशुदा नहीं थे, इसलिए 2024 में लेवी को यरूशलेम फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें अपने मंगेतर की कॉमन लॉ पार्टनर माना जाए, उन्हें स्पर्म इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने दोनों अनुरोध मंजूर किए और बाद में IVF प्रोसेस शुरू की गई। तो आइए आपको बताते हैं कि यह प्रोसेस होती कैसे है। डॉक्टर टेस्टिकल से सुई के जरिए लिक्विड निकालते हैं जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं। अगर कुछ स्पर्म्स जीवित हों तो उन्हें फ्रीज कर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास हमलों के बाद इजराइल में पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल की मांग अचानक से बढ़ गई है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 250 सैनिकों की मौत के स्पर्म कलेक्ट किए गए। 193 मामलों में यह अनुरोध उनके माता पिता ने किया था। 21 नागरिकों से भी स्पर्म कलेक्ट किए गए। स्पर्म इंसान की मौत के बाद भी 24 से 36 घंटों तक ही जीवित रह सकते हैं। रिसर्च बताती है कि मौत के बाद हर घंटे स्पर्म की क्षमता लगभग 2% कम हो जाती है, इसलिए प्रोसेस तुरंत करनी पड़ती है। पहले माता पिता को कोर्ट की अनुमति चाहिए होती थी, लेकिन युद्ध के बाद सरकार ने इसे अस्थायी तौर पर अब आसान कर दिया है। स्पर्म फ्रीज थ्रॉ करने के बाद लगभग 39% क्षमता कम हो जाती है, लेकिन सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो 35 साल की डॉक्टर हदास लेवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। नितिन सिलबर्ग की 2023 में मौत हो गई थी। बच्चे को लेवी ने दुश्मन को जवाब बताया है। कोर्ट ने लेवी को कॉमन लॉ पार्टनर माना है। स्पर्म इस्तेमाल की अनुमति के बाद IVF शुरू हुआ और मौत के बाद स्पर्म निकालने की टेक्निक PSR कहलाती है। इजराइल में हमास हमलों के बाद PSR की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 250 मृत सैनिकों के स्पर्म कलेक्ट किए गए हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में पता चला है। मौत के बाद स्पर्म 24 से 36 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। तो ये खबर है इजराइल से, जहां हमास के हमलों के बाद PSR की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने शनिवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में एक ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए। अमेरिकी सेना ने रविवार को यह जानकारी दी है। यह सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना का ड्रग नावों पर किया गया 21वां हमला है। आंकड़ों के मुताबिक इन हमलों में अब तक 83 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इन हमलों को अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई रोकने के लिए एक ज़रूरी कदम बताया। न्याय विभाग ने इन हमलों को सही ठहराया है और यह भी कहा गया है कि इन ऑपरेशंस में शामिल अमेरिकी सैनिकों को मुकदमा चलाने से छूट मिलेगी। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी करने वाले कार्टेल और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की। ये लोग वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका की ओर ले जा रहे थे। अमेरिका ने 10 नवंबर को भी पूर्वी प्रशांत महासागर में 2 संदिग्ध नावों पर हवाई हमला किया था। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया कि ये नाव ड्रग्स लेकर जा रही थीं, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। हेगसेथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये नावें आतंकवादी संगठनों से जुड़ी थीं और कोकीन तस्करी कर रही थीं। ड्रग्स ले जा रही बोट पर अमेरिका का हवाई अटैक देखने को मिला, जहां 75 दिनों में 21वां हमला है और अब तक 83 मौतें हो चुकी हैं। ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया था। हवाई हमले से बोट में आग लग गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने कहा कि ड्रग तस्करी करने वाले पर स्ट्राइक की गई है। वेनेजुएला के ड्रग्स संगठन कार्टेल डे लोस सोल्स आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से, जहां अमेरिका ने शनिवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में एक ड्रग्स तस्करी करने वाली नाव पर हवाई हमला कर दिया। इसमें 3 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी सेना ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। ये सितंबर की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिकी सेना का नावों पर किया गया 21वां हमला है। आंकड़ों के मुताबिक इन हमलों में अब तक 83 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इन हमलों को अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई रोकने के लिए एक ज़रूरी कदम बताया। न्याय विभाग ने इन हमलों को एकदम सही ठहराया है और कहा गया है कि इन ऑपरेशंस में शामिल अमेरिकी सैनिकों को मुकदमा चलाने से भी छूट मिलेगी। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग्स तस्करी करने वाले कार्टेल और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की है। ये लोग वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका की ओर ले जा रहे थे।
अमेरिका ने 10 नवंबर को भी पूर्वी प्रशांत महासागर में 2 संदिग्ध नावों पर हमला किया था। दक्षिण पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शनिवार को एक खदान ढह गई। हादसे में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। एक अधिकारी ने घटना की जानकारी दी है। ये घटना लुआलाबा प्रांत के मुलोंडो में कलांडो खदान में हुई। प्रांत के गृह मंत्री रॉय कोम्बा मायांडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे के कारण खदान में जाने पर बैन लगा था। इसके बावजूद अवैध माइनिंग करने वाले खदान में जबरदस्ती घुस गए थे। टीआरसी की सरकारी एजेंसी एसएई मापे की रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनास्थल पर सैनिकों की फायरिंग से माइनिंग करने वालों में दहशत फैल गई और वे खदान के ऊपर पुल की ओर दौड़ पड़े, जिससे पुल ढह गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें खदान के नीचे कई लोग खड़े दिखे। अचानक से खदान का बड़ा हिस्सा ढह जाता है और उसके मलबे में कई लोग दब गए। कई लोग भागने के दौरान एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिससे उनकी जान चली गई। आपको बता दें कि डीआरसी दुनिया में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोबाल्ट इलेक्ट्रिक वाहनों और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। इस मध्य अफ्रीकी देश में उत्पादन का 80% हिस्सा चाइनीज कंपनियों के कंट्रोल में है। देश की खनन इंडस्ट्री लंबे समय से बाल मजदूरी, असुरक्षित परिस्थितियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। कैलिफोर्निया में एक ज्वेलरी दुकान पर गुरुवार शाम को मास्क पहने 5 लुटेरों ने धावा बोल दिया। उन्होंने करीब ₹1.25 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली। हालांकि दुकान मालिक के गोली चलाने के बाद सभी भाग निकले। घटना शाम 7 बजे के बाद हुई, जब दुकान ओलिविया फाइन ज्वेलरी से ग्राहक निकल चुके थे। काले कपड़े और मास्क पहने लुटेरे अचानक से अंदर घुसे। कुछ के हाथ में कांच तोड़ने के औजार थे, जबकि एक दरवाजे पर पहरेदार बना रहा। लुटेरे काउंटर पर पार कर ज्वेलरी निकालने लगे, तभी पीछे से कमरे से दुकान मालिक निकले और हैंडगन से 3 से 5 गोलियां चला दी। सोने चांदी के दामों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 2080 रुपये टूट करके 1,22,714 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को इसका भाव 1,24,794 था। लगातार ऊंचाई छूने के बाद सोने में यह एक महत्वपूर्ण करेक्शन माना जा रहा है। चांदी की कीमत में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। आज चांदी 5,237 रुपये घटकर 1,54,130 प्रति किलो पर आ गई है, जबकि पिछला रेट 1,59,367 था। इससे पहले चांदी ने 14 अक्टूबर को 1,78,100 का और सोने ने 17 अक्टूबर को 1,30,874 का ऑल टाइम हाई बनाया था। IBJ के रेट्स में 3% GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर मार्जिन शामिल नहीं होते, इसलिए वास्तविक बाजार दरें इनसे अलग होती हैं। तो 2,080 रुपये सोना सस्ता हो गया है। चांदी 5,237 टूटकर 1,54,000 पर आ गई है। इस साल सोना 46,552 रुपये महंगा हो गया है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक करीना कपूर का नेपोटिज्म को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया। एक्ट्रेस ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ये आपको काम दिला सकता है, लेकिन करियर नहीं बना सकता। करीना ने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि कपूर खानदान में पैदा हों, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से बोलबाला रहा। फिल्मी बैकग्राउंड से आने का कुछ तो फायदा मिला। करीना के लिए एक्टिंग फील्ड के काफ़ी सारे दरवाजे खुले। वो खुद को भाग्यशाली तो मानती हैं, लेकिन करीना का ये भी कहना है कि इंडस्ट्री में टैलेंट, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस से लगातार मिलने वाला प्यार भी मायने रखता है। वी द वुमेन में बात करते हुए करीना ने कहा कि नेपोटिज्म से आप डेब्यू तो कर सकते हैं, लेकिन करियर नहीं बना सकते। करियर आपका आपके टैलेंट के दम पर ही बनेगा। ऑडियंस जब आपको अपनाती है तो तभी आपकी किस्मत तय होती है। आपका सरनेम क्या है वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान के मशहूर रैपर और यंगस्टर्स ग्रुप के सदस्य तलहा अंजुम एक बार फिर से सुर्खियों में है। 16 नवंबर को नेपाल में हुए उनके लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक भारतीय फैन ने उन्हें तिरंगा थमाया, जिसे तलहा ने मंच पर सम्मान के साथ लहराया। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद पाकिस्तान में उनके फैंस ने जमकर नाराजगी व्यक्त की है। विवाद बढ़ने पर तलहा अंजुम ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने आलोचना का जवाब देते हुए लिखा कि मेरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है।
मेरी कला की कोई सरहद नहीं है। अगर मेरे भारतीय झंडा उठाने से विवाद होता है तो होने दो, मैं फिर भी ऐसा ही करूंगा। मुझे मीडिया, युद्ध भड़काने वाली सरकारों और उनके प्रोपेगेंडा की कोई परवाह नहीं है। उर्दू रैप था, है और हमेशा सरहदों से परे ही रहेगा। इस पोस्ट में उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के झंडे एक साथ साझा किए हैं, जिसे कुछ लोगों ने सराहनीय कदम बताया है, जबकि कई पाकिस्तानी यूजर्स ने इसे देश का अपमान कहा। नेपाल के इस कॉन्सर्ट में तलहा परफॉर्म कर रहे थे, तभी दर्शकों में मौजूद एक भारतीय फैन ने उन्हें तिरंगा उछाल कर दिया। तलहा ने झंडे को पकड़कर गले में डाला और पूरे सम्मान के साथ परफॉर्मेंस जारी रखी। गाना खत्म होने के बाद भी उन्होंने तिरंगा दर्शकों को दिखाते हुए मुस्कुराकर थामा। जहां भारतीय फैंस इसे प्यार और आपसी सम्मान का संदेश बताकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी फैंस ने इसे अनुचित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बताकर के विरोध किया है। तलहा अंजुम की भारत में एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। हालांकि हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में सभी पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरह उनका अकाउंट भी रेस्ट्रिक्ट किया गया था। इस कारण उनके यूट्यूब व्यूज पर भी असर पड़ा था। तो कॉन्सर्ट में तलहा ने तिरंगा लहरा दिया है। तिरंगा लहराने पर पाकिस्तानी फैंस नाराज हो गए। तलहा ने कहा कि कला की तो कोई सरहद ही नहीं होती। एक्स पोस्ट में दोनों देशों के झंडे उन्होंने साझा किए। इंडियन फैन ने मंच पर तिरंगा फेंका था। भारतीय फैंस ने खुलकर इसकी तारीफ की है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। भारत में रेस्ट्रिक्शन के बाद उनके जो व्यूज हैं वो काफी घट गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आने वाली हैं। अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक कार्यक्रम होगा। 19 और 20 नवंबर को अंबिकापुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम होना है। 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आने वाली हैं, जहां अंबिकापुर में एक जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम होना है, जिसमें वे शामिल होंगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। 19 और 20 नवंबर को अंबिकापुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम होना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट करके 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून में ही यथावत संचालित रहे, क्योंकि प्रदेश की सीमाएं चीन और नेपाल से लगने के कारण देहरादून का सामरिक महत्व अत्यधिक है। साथ ही उन्होंने ग्वालदम, नंदकेसरी, थराली, देवाल, मुंदोणी, वाण मोटरमार्ग के रखरखाव का कार्य भविष्य में भी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग को ही बनाए रखने की आवश्यकता बताई। ये मार्ग साल 2026 में प्रस्तावित नंदा देवी राज्य यात्रा का प्रमुख रूट है, इसलिए इसकी स्थानीय स्तर पर बेहतर देखरेख अनिवार्य है। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोधों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।